उसके बाद है कि टैक्स अथॉरिटी के पास पावर्स होना कि वो ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर दें इस तरह की। कहता जी द मॉडिफिकेशन जो है ऑर्डर्स की वो किस इस तरह से हो सकती है कि या किस तरह से ये सेक्शन अप्लाई होता है कि जो पहले ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया गया है उसमें मॉडिफिकेशन की जाए, या कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जो मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है किसी भी ऑर्डर की मॉडिफिकेशन इन फॉलोइंग वेज में हो सकती है। कौन कौन सी? कि ये सेक्शन अप्लाई उस वक्त होगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इज डिसाइडेड इधर बाय अ हाई कोर्ट और द एपलेट ट्राइब्यूनल इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर। आप जब इसको रिलेट करेंगे, जब अपील्स पढ़ेंगे, अपील्स में जब आपको हाई कोर्ट वगैरह डिस्कस करेंगे या एपलेट ट्राइब्यूनल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको चलेगा पता इसका मतलब क्या है। बट अभी के लिए याद रख लें कि अगर आपके पास एपलेट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में गाइड कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, ये जो ऑर्डर वगैरह होगा उसको मॉडिफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक बोनस इशू जो होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, अगर उनका डिस्पोज करना है तो उनको डिस्पोजल के ऊपर क्या कॉस्ट लेनी चाहिए, इसके ऊपर अब हमारा जो डिपार्टमेंट जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो साइलेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ तो रेज होगा बिकॉज शेयर डिस्पोज है, शेयर डिस्पोज की कॉस्ट होनी चाहिए। अगर वो कमिश्नर कह देता है कि जी बोनस शेयर है उसकी कॉस्ट ले लो जीरो, जितना गेन है सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप पे ये ऑर्डर पास किया गया है आप तो पहुंच जाएंगे फौरन किसके पास, अपील में ट्राइब्यूनल के पास पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे अदालत के सर ये देखें ये मेरे बोनस शेयर की कॉस्ट जीरो ले रहे हैं, इससे मेरा गेन ज़्यादा हो रहा है, मुझे टैक्स हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो गया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कि कानून क्या कहता है, बिकॉज ऑर्डिनेंस तो बोनस शेयर की कॉस्ट के ऊपर साइलेंट है। फिर यहाँ पे क्या करेगी, जो कानून हाई कोर्ट या ये फैसला देंगे कि बोनस शेयर इस तरह से ट्रीट किए जाएंगे, जब वो फैसला दे देंगे और वो कमिश्नर को कम्युनिकेट कर देंगे या डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे, उस फैसले की रोशनी में क्या करेगा डिपार्टमेंट, वो जो पहले उसने ऑर्डर इशू वगैरह किए थे वो मॉडिफाई कर देगा। इन सच केस द कमिश्नर में प्रोसीड टू अमेंड द असेसमेंट। इन हालात में कमिश्नर जो होगा वो असेसमेंट अमेंड कर देगा टू द एक्सटेंट, उस हद तक इट नीड रिविजन्स जहां तक उसकी रिवीजन दरकार है, ड्यू टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और एपलेट ट्राइब्यूनल ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि जितना कहा था हाई कोर्ट ने, जो ऑर्डर पास किया था उस ऑर्डर तक क्या कर देगा, वो रिवीजन कर देगा। इन दिस रिगार्ड कमिश्नर शैल इग्नोर द फैक्ट दैट ईदर एन अपील इज प्रेफर्ड और एन एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस इज मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और एपलेट ट्राइब्यूनल। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि अपील आपने दायर की थी कि हाई कोर्ट का रेफरेंस आपने दायर किया था, वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देगा। जहां से ऑर्डर आ गया वो उसके मुताबिक कमिश्नर क्या कर देगा, मॉडिफिकेशन वगैरह कर देगा। वे डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और एपलेट ट्राइब्यूनल इज रिवर्स्ड और मॉडिफाइड, अगर ट्राइब्यूनल का या हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाए या वो चेंज हो जाए, द कमिश्नर में मॉडिफाई असेसमेंट, कमिश्नर भी क्या करेगा, असेसमेंट को मॉडिफाई कर देगा, इन विच द सेट डिसीजन वाज फॉलोड विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिसीजन। कि जब उनका फैसला चेंज हो जाएगा तो फैसला वसूल होने के बाद, जब कमिश्नर को फैसला वसूल होगा, जो डेट ऑफ रिसीट होगी उस डेट के बाद एक साल में क्या करेगा, वो असेसमेंट भी रिवाइज कर देगा। इन मेकिंग सच मॉडिफिकेशन, इस तरह के मॉडिफिकेशंस में द पावर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटिंग टू टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट शैल बी इग्नोर्ड। कि जब इस तरह की मॉडिफिकेशन करनी होती है तो जो हमारी असेसमेंट की टाइम लिमिट होती है या अमेंडेड असेसमेंट की टाइम लिमिट होती है कि इतने अरसे में अमेंडमेंट करनी है, इतने अरसे में री अमेंडमेंट करनी है, वो सारा टाइम फ्रेम जो हो जाएगा वो इग्नोर हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि अगर मॉडिफिकेशन कर रहा है कमिश्नर या कमिश्नर जो है ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफिकेशन के वक्त जब वो ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर रहा होगा तो अमेंडमेंट असेसमेंट या री असेसमेंट वाला जो सेक्शन है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इन शॉर्ट अगर इसको समराइज करें, इससे सारी बात क्या की है, अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं, इसमें उसने पूरी बात ये हमें बताई है कि जो आपका ये है अपना कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए कमिश्नर की तरफ और आप उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट गए हुए हैं ट्राइब्यूनल के पास अपील में या हाई कोर्ट के पास गए हुए हैं, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है कि कानून के बारे में क्या कहता है,
कमिश्नर ने उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन करके आपके ऊपर फैसला कर दिया और आप उसकी क्लैरिटी के लिए ट्राइब्यूनल के पास या हाई कोर्ट के पास चले गए हैं। अब हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो उसके ऊपर फैसला देगा वो फैसला कमिश्नर को कम्युनिकेट किया जाएगा और कमिश्नर उस फैसले की रो पे, उस फैसले की रू में जो उसने ओरिजिनल ऑर्डर वगैरह पास किया था उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, उसको वो चेंज कर देगा। जैसे हमने एग्जांपल देखी कि अगर कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया कि बोनस शेयर अगर आपको इशू हुए हैं, आप बोनस शेयर्स को डिस्पोज करेंगे तो इसकी कॉस्ट 0 लेंगे। अब आपने कहा मैं कॉस्ट 0 लूंगा, सारा मेरा गेन आ जाएगा। अगर सारा मेरा गेन आ गया तो मुझे तो टैक्स सारा पड़ जाएगा। आप यहाँ पे चले गए ट्राइब्यूनल में या आप चले गए हाई कोर्ट में कि ऑर्डिनेंस इसके बारे में क्या कहता है, प्लीज हमें क्लैरिफाई करते हैं। अब हाई कोर्ट अगर जो फैसला इसके हवाले में पास कर देगा कि आप बोनस शेयर्स के जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से करेंगे या बोनस शेयर की कॉस्ट इस तरह से लेंगे, जब जैसे हाई कोर्ट ने या जैसे ही ट्राइब्यूनल ने फैसला पास कर दिया और वो फैसला कम्युनिकेट किया रहेगा कमिश्नर को, तो कमिश्नर उस फैसले की रूह में क्या कर देगा, उस फैसले की रूह से अपना असेसमेंट ऑर्डर जो होगा वो चेंज कर देगा और उस तरह से क्या करेगा, फिर वो बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट ले रहा होगा। तो इस तरह से टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस की, कुछ मखसूस केसेस में अगर हम किसी असेसमेंट के ऊपर एग्री हो जाए तो कैसे कर सकते हैं, या अगर हम कमिश्नर के ने जो हमारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया अगर हम उस पर एग्रीमेंट अपना शो करें तो किस तरह से होता है, इसको देखते हैं। दिस इज़ इन एडिशन लाइक ये थोड़ा सा आपको इसको फोकस करना पड़ेगा, चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर पूछ ले। कहता है कि वेयर अ टैक्स पेयर इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस, कि अगर टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू किया गया उसके रिस्पॉन्स में, मतलब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का नोटिस इशू हो गया, उसने उसके रिस्पॉन्स पे कह दिया कि जी वो अपना केस जो है वो सेटल करना चाहता है, ही वांट्स टू सेटल हिज केस, he may file offer of settlement in the prescribed form before assessment oversight committee, कि वो क्या करेगा, वो एक ऑफर ऑफ सेटलमेंट जो होगी वो फाइल करेगा, एक प्रॉपर फॉर्म होता है, अप्लाई करेगा कि वो अपना केस को सेटल करना चाहता है और कमेटी के सामने वो क्या कर देगा, वो उसको सबमिट कर देगा और साथ साथ वो कमिश्नर को भी ये बताएगा कि मैं अपना केस सेटल करना चाहता हूँ, इसको मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द अफोरसेड ऑफर, कमेटी जो है उस ऑफर को देखेगी, मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, वो उस केस के रिकॉर्ड को कॉल कर लेगी, एंड आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के ही मे डिसाइड टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई द ऑफर ऑफ द टैक्स पेयर, वो क्या करेगी, या तो वो टैक्स पेयर की ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी या उसकी थोड़ी सी ऑफर में चेंज कर देगी थ्रू कंसेंसस, एक प्रॉपर कंसेंसस बाहमी बातचीत डेवलप करने के बाद, एंड कम्युनिकेट कर देगी अपना फैसला टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर को अपना फैसला दे देगी। फॉर एग्जांपल अब इसमें होता क्या है, इसमें लाइक आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने एक अमेंडेड ऑर्डर पास कर दिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेट्स सपोज 2017 का आपका प्रॉपर्टी का डिस्पोजल था, उससे रिलेटेड उन्होंने 2021 में जाके आपका अमेंडेड ऑर्डर पास कर दिया। अब उस अमेंडेड ऑर्डर के ऊपर उनको कह दे भाई आपकी इनकम तो ये है और आपका टैक्स ये बनता है, अब आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, आपके ऊपर इनकम ज़्यादा आपकी डिक्लेयर कर दी। आप क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं कि यार हम इस केस को सेटलमेंट करते हैं, मैं इतना टैक्स नहीं पे कर सकता। आप उनको एक ऑफर देते हैं कि आप इतनी मिनट से रिकवरी कर लें। आप जाके उनको खुद कहते हैं कि ये जो आपका अमेंडेड ऑर्डर है, या आपने मेरी असेसमेंट की है, जो आपने मेरी असेसमेंट की अमेंडमेंट कर ली है, मैं इसको रिस्पॉन्ड आउट करना चाहता हूँ और मैं इस केस को सेटल करना चाहता हूँ। आप उनको खुद सेटलमेंट बताते हैं कि आप कैसे इस केस को सेटल करना चाहते हैं। उसके लिए आप जाके कमेटी को अप्लाई करते हैं और साथ साथ कमिश्नर को अप्लाई करते हैं। फिर वो कमेटी क्या करती है, कमेटी आपको सारा केस कॉल करती है, उसका सारी प्रोसीडिंग्स देखती है, आपको बुलाती है, कहती है हाँ जी बोले क्या आप ऑफर कर रहे हैं, किस तरह आप केस को सेटल करना चाहते हैं। आप उनको वो ऑफर देते हैं। अब जब आप ऑफर देते हैं तो अब कमेटी के पास ऑप्शन है, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, वो उस ऑफर को थोड़ा बहुत चेंज करवा सकती है, और वो प्रॉपर कमेटी के मेंबर्स होते हैं, आपस में कंसेंसस डेवलप करने के बाद अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें या चेंज कर लें तो फिर क्या करेंगे, अपना फैसला टैक्स पेयर को कम्युनिकेट कर देंगे कि जो आपने एग्री किया है कि आप असेसमेंट करना चाहते हैं या अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हम क्या है इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब इसमें टैक्स पेयर खुद क्या कर रहा है,
टैक्स पेयर खुद जाके अपनी असेसमेंट करवा रहा है अपनी टर्म्स के ऊपर, मतलब ये टर्म्स थोड़ी सी लेजिटिमेट ही होती हैं, जिसपे टैक्स पेयर का भी नुकसान इतना नहीं होता और डिपार्टमेंट में थोड़ा सा हाथ हल्का रख लेता है कि डिपार्टमेंट को पता है कि अगर हम हार्डशिप कॉज कर देंगे टैक्स पेयर के लिए तो वो टैक्स पे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वो टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जाता है कि आप थोड़ा सा ईजी होके इन अपने मामला को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कहता है जी अगर जो कमेटी ने मान लिया तो फिर क्या होगा कि वेयर द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, कि अगर टैक्स पेयर कमेटी के डिसीजन से सेटिस्फाई हो जाए फिर द टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग एनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिफॉल्ट और चार्ज एज पर डिसीजन ऑफ कमेटी। वो क्या करेगा कि जो उसका टैक्स पेएबल होगा वो उसके ऊपर जितना डिफॉल्ट और चार्ज जितनी पेनल्टी पे होगी वो क्या कर देगा, जाके पे कर देगा, बिकॉज कमेटी ने फैसला दिया था। जो कमिश्नर होगा वो क्या करेगा, वो असेसमेंट इसके मुताबिक अमेंड कर देगा इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, जो कमेटी ने फैसला किया होगा उसके मुताबिक वो असेसमेंट अमेंड कर देगा। आफ्टर टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग एनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज एज पर डिसीजन ऑफ कमेटी हैज बीन पेड, की जो टैक्स वगैरह था जैसे ही वो पे हो जाएगा तो कमिश्नर क्या करेगा, उस अमेंडेड और उसको ऑर्डर को भी अमेंड कर देगा। और टैक्स पेयर जो होगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स पेयर शैल वेव द राइट टू प्रेफर अपील अगेंस्ट सच अमेंडेड असेसमेंट, और टैक्स पेयर को कहा रहेगा कि अब हमने तुम्हारी बात मान ली है, हमने ऑर्डर इशू कर दिया, कमिश्नर ने भी अमेंडमेंट कर दी उसमें, अब तुम इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में नहीं जाओगे, वो अपना अपील में जाने का हक जो होगा उसको वेव ऑफ कर देगा। और नो प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज decided by committee unless the tax as per clause C has not been deposited by taxpayer, कि अगर 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 वो टैक्स पे कर देता है, जो टैक्स पेयर था वो इसके मुताबिक टैक्स पे कर देता है तो फ्यूचर में कभी भी इस मामले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होगी, जो फैसला कर दिया वो कर दिया, टैक्स पे हो गया वो हो गया, जो इनकम थी वो होगी, अब ये मामला क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, अब फ्यूचर में कभी भी इसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, ना टैक्स पेयर अपील में जाएगा ना डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट कोई इस मैटर के ऊपर कार्रवाई वगैरह कर रहा होगा। और अगर फैसला ना हो पाए देन where the committee has not been able to arrive at consensus, कमेटी अपने अंदर कंसेंसस ना डेवलप कर पाए, और where the taxpayer is not satisfied या टैक्स पेयर कमेटी के फैसले सेटिस्फाई ना हो पाए, द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर, केस जो होगा वो वापस कमिश्नर को दे दिया जाएगा डिसीजन के लिए, और जो टैक्स पेयर का उसके रिस्पॉन्ड वगैरह होगा उस नोटिस के ऊपर वो भी साथ सबमिट कर दिया जाएगा। अब जो कमेटी है वो क्या होगी, जो हम कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी कि द कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज, उसकी ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं जिसकी उस टैक्स पेयर के ऊपर जुरिस्डिक्शन होती है, जो उसके ऊपर हक रख रही होती है लीगली। अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होता है, इसमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है, और इसमें जो है एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है। तो ये कमेटी होती है और ये फैसला कर रही होती है। तो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से आप अपनी एग्रीड असेसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, आप खुद जाके अपने केसेस को सॉर्ट आउट वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन याद रखना कि सेक्शन जो 122D है ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से हैं कि जहां पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम हो, या जहां पे लॉ का क्वेश्चन रेज हो जाए कि लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है, वहां पे कमेटी जो है इस सेक्शन को अप्लाई नहीं करवा सकते, वहां पे आप 122D के तहत जाके अपनी असेसमेंट नहीं करवा सकते। कंसीलमेंट जहां पे होगी वहां पे प्रोविजनल असेसमेंट और उससे जो तमाम रिलेटेड मैटर हैं वो रेज हो जाएंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा फिर यहाँ पे रेफरेंसेस दाखिल किए जाएंगे हाई कोर्ट के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के ऊपर, फिर वहाँ पे जो वो कहेंगे डिसाइड कर देंगे। इनके अलावा आप किसी भी मामले में जब मतलब जहाँ पे आपका अमेंडमेंट हो रही है, जो ऑर्डर्स वगैरह पास किए गए हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी एग्रीड असेसमेंट करवा सकते हैं। आप खुद ऑफर करते हैं कि मेरा केस सेटल कर दें, मैं एग्री हूँ, वो आपका डिसीजन आप उनको ऑफर देते हैं, वो उस ऑफर पे बहस करते हैं, वो आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है फिर आपकी असेसमेंट वगैरह मेड कर दी जाती है। जी, हम पूरा असेसमेंट देख के आए कि असेसमेंट ऐसे होनी है या असेसमेंट ऐसे होनी है, हम पूरा असेसमेंट पढ़ के आए। हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देखी, हमने
प्रोविजनल असेसमेंट देखी। इन दोनों में एक मेन पॉइंट था कि रिकॉर्ड्स की गैर मौजूदगी में क्या हो रही होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, और रिकॉर्ड्स ना होने के ऊपर क्या होती है, प्रोविजनल असेसमेंट होती है। और रिकॉर्ड की है ऊपर ही वो क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर ही वो अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम देखना है रिकॉर्ड्स कौन कौन से और कैसे और किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जो टेक्स के लिए क्या होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं। तो रिकॉर्ड्स वगैरह के ऊपर ज़रा हम बात करते हैं कि हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स और कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमने मेंटेन करने। अब अगर मैं रिकॉर्ड्स के एरिया की बात करूं तो पास्ट पेपर्स में गालिबन 2 से 3 दफ़ा रिकॉर्ड में से सवाल आया है, 2 से 3 दफ़ा। और जब भी रिकॉर्ड्स में से सवाल आया है तो वो सवाल जो है थे, दोज क्वेश्चन वर वर्स्ट अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स, बच्चे उनको नहीं कर पाए थे, बच्चे उनको सॉर्ट ही नहीं कर पाए थे, सॉल्व ही नहीं कर पाए थे कि ये रिकॉर्ड्स में क्या है और क्या नहीं है। अब ये रिकॉर्ड मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इनको याद करना, मेमोराइज करना मुश्किल है, बट इसको आप नोट्स की फॉर्म जो यहाँ पे अवेलेबल है इनको एक बारी 2 दफ़ा रीड कर लीजिएगा, 2-3 दफ़ा, और उसको एक दफ़ा अपने पेपर पे लिख लीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग पे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और मोस्टली कॉमन रिकॉर्ड्स ही होते हैं जो हमने मेंटेन करने होते हैं, इनको देखते हैं क्या आता है और क्या नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। रिकॉर्ड्स जो हमने मेंटेन करने होते हैं वो हमने इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने होते हैं। अब उससे मुराद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड प्रोसीजर्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि जो हमने कम्युनिकेशन किया उसके कंटेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे। इसमें जो अटैचमेंट्स, एनेक्जर्स, इनक्लोजर्स, अकाउंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, स्टेटमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसीट्स, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, फिर नोटिस, ऑर्डर्स, जजमेंट्स, अप्रूवल्स, नोटिफिकेशन जो इशू किए जाते हैं, सर्कुलर्स जो हैं, रूलिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं, उनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो क्रिएट किए हैं या सेंड किए हैं या फॉरवर्ड हैं, या जो रिप्लाईज किए हैं आपने, जो डिस्ट्रीब्यूट या ब्रॉडकास्ट या स्टोर या कुछ भी आपने चीज़ डाउनलोड, डिस्प्ले या व्यू की है, वो सारे के सारे क्या होती है, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखनी होती है। इन शॉर्ट आपके बिजनेस की, आपकी इनकम की इच्ची बिच्ची जो होती है, हर चीज आपने क्या करनी है, अपने पास रिकॉर्ड करके रखनी होती है। सवाल ये है रिकॉर्ड करना है, लेकिन क्या हम इसको कितने अरसे के लिए रिकॉर्ड करेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, टाइम लाइन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आ सकता है। कहता है जी, एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन इन पाकिस्तान सच अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज मे बी डिस्क्राइब, जो बताया जाएगा जिस तरीके से, उस तरह से वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स वगैरह को अपने पास रखेगा। The commissioner may disallow or reduce a taxpayer's claim for reduction if taxpayer is unable without reasonable cause to provide a receipt or other record or evidence of transaction or circumstances giving rise to claim for a deduction, कि अगर कोई भी टैक्स पेयर जो उससे रिकॉर्ड मांगा जाए, अगर वो रिकॉर्ड उसको ना प्रोड्यूस कर पाए तो कमिश्नर क्या होगा, उसका जो क्लेम वगैरह है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद कि जो अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने मेंटेन करने हैं, ये हमने 6 साल के लिए मेंटेन करने होते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट, कि जिस टैक्स ईयर से उनका ताल्लुक हो उसके बाद 6 साल तक हमने उसको अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। अगर आपने 2015 में कोई घर बेचा, उसकी जो सेल डीड है या सेल एग्रीमेंट है वो आपने 6 साल तक, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, इन 6 साल तक अपने पास मेंटेन करके रखना है। अगर आप इन 6 साल मेंटेन ना कर पाए और इस साल कभी भी आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर दिया, अगर आप डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस कर पाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइक अमेंडमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट, इस तरह की चीज़ें हम आपके अगेंस्ट कर देंगे। प्रोविजनल तो नहीं होगी, बेस्ट जजमेंट या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती है।
हाँ, अगर इन 6 साल के बाद आपको कहा जाए, 2023 में कहा जाए या 2024 में कहा जाए कि 2015 का फलाना रिकॉर्ड ला कर दो, तो 6 साल के बाद अगर आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो वो आप प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अगर किसी केस के ऊपर या किसी भी मैटर के ऊपर आपका केस चल रहा है, तो जब तक उस केस का फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक क्या करना होता है, आपको वो रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, वंस वी हैड अ क्लाइंट इन 19 में क्लाइंट थे, उनको उनको एक नोटिस इशू हुआ था कि 2011 के मुताबिक ना उन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, उस प्रॉपर्टी की जो एक्विजिशन की जो है थी वो सबमिट करवाने का उनको ऑर्डर इशू हुआ था। अब प्रॉब्लम ये था, उन्होंने 11 में प्रॉपर्टी ली थी और 14 में उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी हुई थी। अब वो 19 में उनको एक नोटिस आया था कि 2011 में आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी तो उसके बारे में हमें रेलेवेंट रिकॉर्ड जमा कराओ। अब वो नोटिस जैसे ही रिसीव हुआ, उन्होंने कहा इस नोटिस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमने कहा सिंपल है, नोटिस जो है ये आपका वाइड है। वो वाइड क्यों है कि बिकॉज वो 6 साल से पहले का, 6 साल से पुराना रिकॉर्ड आपसे रिकॉल नहीं कर सकता। अब वो 19 में बैठ के अगर 11 का रिकॉर्ड मांगेगा तो वो कभी भी नहीं मिल सकता। हाँ, वो 19 में बैठ के 14 का रिकॉर्ड मांगेगा वो हम दे देंगे, 15 का रिकॉर्ड मांगेगा दे देंगे, 16 का रिकॉर्ड मांगेगा हम प्रोड्यूस कर देंगे, बिकॉज हमने 6 साल तक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है। लेकिन 6 साल से पुराना रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं करते। अगर 6 साल से पुराना रिकॉर्ड मांग लिया जाए तो हम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। अच्छा, उसके अलावा कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो हैं, जिसमें प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट होती हैं या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है या अपील है, रिवीजन है, रेफरेंस है या पिटीशन है या प्रोसिक्यूशन या इस तरह की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक वो प्रोसीडिंग चल रही होंगी हमने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड्स को अपने पास मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पे डिडक्शंस की बात की जाए तो डिडक्शन से क्या मतलब होता है कि जो हम क्लेम करना चाह रहे हैं इनसे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स चाहिए। मतलब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे तो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मींस वो सारी अमाउंट जो आप ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को चार्ज कर रहे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप चार्ज कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने होते हैं। लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने पेरोल अकाउंट बनाया हुआ है, आप सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं, तो उस सैलरीज का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। आप अपना स्टॉक जो है उसको एक्सपेंस आउट करना चाह रहे हैं तो स्टॉक का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप बिजली के बिल जो है, आपकी यूटिलिटी है, उनका अगर आप एक्सपेंस क्लेम करना चाह रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं अपने ऑफिस का, अपने प्रेमिसेस का, अपने बिल्डिंग का, तो जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जो आप रेंट की रिसीट्स लेते हैं पेमेंट की, वो आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ फिजिकली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के साथ साथ जो कमिश्नर है वो किसी भी बंदे को कह सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर, एक टैक्स रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, आप जिस तरह समझ लें लाइक, हाँ, जिस तरह कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, आप बड़े बड़े अगर शॉपिंग मॉल्स में जाएं, इस तरह के कंप्यूटर्स कह सकते हैं कि वो अलाउ, वो अपने ऑफिस में अपने साथ इंस्टॉल करो और उसमें जितनी भी तमाम तुम्हारी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसमें स्टोर करो, उसमें लिखो, ताकि हम आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग वगैरह देख सकें। तो कमिश्नर कभी भी किसी भी बंदे को कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर अपने बिजनेसेस में ला के इंस्टॉल किए जाएं। तो ये कुछ मेन बातें थी कि आपने क्या करनी होती हैं, आपने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं। अब ये रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन जहाँ पे टैक्स पेयर किएगा आपने वहाँ पे ही मेंटेन करने होते हैं। अगर उसने बिजनेस प्लेस कह दिया आप बिजनेस प्लेस में मेंटेन करेंगे, अगर उसने किसी और जगह पे कहा आप वहाँ पे मेंटेन करेंगे, या जो आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है आप ये वहाँ पे मेंटेन वगैरह कर रहे होते हैं। और जहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप रिटर्न में पढ़ के आए हैं, जहाँ पे आप टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होते हैं, आप जब रिटर्न फाइल करते हैं आप प्रॉपर रेफरेंस देते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। तो ये बातें सारी हमारी रिकॉर्ड से रिलेटेड थी, इनकी डिटेल्स आप आगे देखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं ऑडिट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट टैक्स पेयर, कि अगर टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑडिट वगैरह होना हो या उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो अगर वो इशू हो जाएं तो हम उसे किस तरह से कर रहे होते हैं या किस तरह से उसको हम लेके चल रहे होते हैं, वो उसके बारे में हमने ज़रा बात करनी है कि ऑडिट किस तरह से इनिशिएट होता है, ऑडिट के रिलेटेड तमाम मैटर्स कैसे होते हैं, टैक्स पेयर ने किसकी कंप्लायंस करनी है और ऑडिट क्यों होता है और किस तरह से होता है, उसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। ऑडिट जो है ये इम्पॉर्टेंट है।
इस चैप्टर में ऑडिट वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक आपको पास्ट पेपर में इस सेक्शन की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम मिलेंगी, एग्जामिनर ने इतना नहीं पूछा हुआ, इस सेक्शन से रिलेटेड एग्जामिनर इतना नहीं पूछ रहा, लेकिन चांसेस आर देयर के ऑडिट को वो पूछेगा। अभी रिसेंटली जो चेंजेस भी ऑडिट में आई हैं, जिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह को हायर करने के बारे में कुछ रूल्स वगैरह ऐड हुए हैं, तो ऑडिट्स वगैरह जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैड ट्राइड माई बेस्ट कि ऑडिट की जितनी भी बातें हैं उसको इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि आपको मेमोराइज करने में कोई मुश्किलात वगैरह पेश ना आए। ऑडिट होता क्या है, वैसे आप जाके कैफ 8 में इसका प्रॉपर चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑडिट क्या होता है, फिर आप जाके एडवांस में पढ़ेंगे ऑडिट वगैरह क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ थिंग्स, मतलब आप जांच पड़ताल करते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं, ऑडिट कह रहे होते हैं। अब ऑडिट क्यों कॉल किया जाता है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको रिलेट करें बेस्ट जजमेंट के साथ, या इसका आप रिलेट करें प्रोविजनल असेसमेंट के साथ, या इसका आप रिलेट करें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के साथ, तो आपको ऑडिट की समझ आ जाएगी कि जहाँ पे टैक्स जो हमारे टैक्स के डिपार्टमेंट है उनको टैक्स पेयर के ऊपर शक हो जाए कि वो चीज़ें झूठ बोल रहा है, हमें नहीं बता रहा, उसके रिकॉर्ड्स में एम्बिग्विटीज वगैरह आ रही हैं, तो अगर शक हो जाए तो वो उसको क्या कहते हैं कि भाई हमें तुम्हारे पे शक है, बंदे बन जाओ, यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें दे दो। जैसे बेस्ट जजमेंट में होता है वो चीज़ें रिक्वायर्ड करता है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर करता है। अगर आप वो उनकी कंप्लायंस ना कर पाओ तो फिर क्या करते हैं, फिर वो आपसे ऑडिट वगैरह करवा देते हैं। अगर आपकी रिटर्न्स में अनॉमलीज आ रही हैं, आपकी रिटर्न्स इनकंसिस्टेंट है, आपके एक साल में इनकम बहुत ज़्यादा थी, अब आपकी इनकम बहुत डाउन हो गई है, आपके रिफंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, आपके लॉसेस बहुत बढ़ना शुरू हो गए, अगर आपकी रिटर्न्स वगैरह इनकंसिस्टेंट होती हैं तो फिर वहाँ पे ये सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, आपको ऑडिट की तरफ लेके जाते हैं कि हम इस बंदे की जांच पड़ताल करते हैं कि जो हमें ये बातें वगैरह बता रहा है क्या ये लीजिट भी है कि नहीं है, क्या झूठ तो नहीं बोल रहा। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, आपका ऑडिट वगैरह कॉल किया जाता है। अब इससे जो प्रोविजंस रिलेट कर रही हैं उसको देखते हैं। कहते हैं द कमिश्नर में कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, जो कमिश्नर है वो किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी रिकॉर्ड्स के वगैरह में आपको कॉल कर सकता है, जिसमें बुक ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं जो आपने मेंटेन करने हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो आपको रिकॉल कर सकता है। अभी हम रिकॉर्ड्स पढ़ के आए हैं सेक्शन 174 के तहत, वो उनमें से कोई भी रिकॉर्ड आपसे मेंटेन क्या कहते हैं रिक्वायर कर सकता है। और वो क्या करेगा, वो ऑडिट पर्पस के लिए आपसे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर करता है। वेयर सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये रिकॉर्ड्स किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा की फॉर्म में रखे हुए हैं तो कमिश्नर कहता है कि उसको एक्सेस दिए जाए आपके उस डाटा की, या जो हमारा ऑफिसर है जिसको हम ऑथराइज करेंगे वो आपके पास आए, आपके मशीन आपके सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करे जहाँ पे डाटा आप कैप्ट कर रहे हो, और द कमिश्नर और द ऑफिसर में हैव एक्सेस टू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जो जो उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। वो कहते हैं जी हमें डाटा प्रोड्यूस करें, आप कहते हैं सर डाटा तो हमारे पास फिजिकल नहीं, हमने कंप्यूटर्स में रखा हुआ है, तो वो आएंगे कहेंगे हमें अपने कंप्यूटर की एक्सेस दो, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हमें सॉफ्टवेयर की एक्सेस दो, या हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपने उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोड्यूस करनी होती है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कमिश्नर कोई भी डॉक्यूमेंट जो 6 साल से पुराना हो उसको नहीं कॉल कर सकता। अभी हमने रिकॉर्ड्स में देखा कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो टाइम फ्रेम है वो 6 साल है। 6 साल के बाद कोई डॉक्यूमेंट अगर कमिश्नर चाहे तो वो उसको कॉल नहीं कर सकता, आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर वो 2022 में कह दे कि 2014 का पेरोल अकाउंट ला के दो, आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज वो 6 साल से पुराना अकाउंट आपसे मांग रहा है, तो 6 साल से पुराना अकाउंट या पुराना रिकॉर्ड आप उनको प्रोड्यूस नहीं करके देते। उसके बाद ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। कहते हैं द कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक्स, वो वीडियो लिंक के तहत क्या कर सकता है, ऑडिट प्रोसीडिंग कर सकता है, या कोई भी फैसिलिटी जो बोर्ड ने दी है उसके तहत वो ऑडिट कर सकता है, फिजिकली भी कर सकता है। और ऑडिट जो होगा वो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज की बेसिस के ऊपर भी किया जा सकता है। ये वो रेशोज हैं जो बोर्ड ने क्या की हैं, बोर्ड ने स्पेसिफाई की हैं। अब सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज कब अप्लाई होंगी या किस वक्त इनकी बेसिस के ऊपर ऑडिट किया जाएगा, वो कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर
अपना रिकॉर्ड फर्निश ना करें या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं वो सबमिट ना करें, या उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जमा करवा दी है, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करा दी है, या वो सफिशेंट जो एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पाया, अनएबल था, तो फिर क्या किया जाएगा, तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कभी भी करेक्टली नहीं होगी, या उसने अपनी टैक्सेबल इनकम जो है वो उसने करेक्टली डिक्लेयर नहीं की होगी। अब उसकी टैक्सेबल इनकम करेक्टली डिक्लेयर करने के लिए या उसके करेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जानने के लिए क्या किया जाएगा, कमिश्नर उसकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की होंगी। अब ये कैसे होता है इसको जरा समझिएगा। देखें, एक ऑडिट हो सकता है कि आपको रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मंगवाया, उस रिकॉर्ड्स की बेसिस के ऊपर आपकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, अब उन्होंने असेसमेंट करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका एक बिजनेस है लाइक फूड चेन, चलें जी फूड चेन का बिजनेस है, आप बर्गर्स बना के बेच रहे हैं, ठीक है, आपका जो बिजनेस है ABC। अब वो कहते हैं जी हमें अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिकॉर्ड दो, आप कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड नहीं है। अब उन्होंने आपकी टैक्सेबल इनकम असेस करनी है, उन्हें डर है कि आपने सेल्स भी अंडरस्टेट की हुई है, आप अपना प्रॉफिट भी अंडरस्टेट कर रहे हो, बैठे हुए हो। अब वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमिन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो रेशियोज की बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स एस्टिमेट कर देंगे। लाइक वो कह सकते हैं कि जी इनकी रेशियो जो है अगर हम देखा जाए वो जाएंगे मार्केट में, वो मार्केट में ना थोड़ी सी असेसमेंट करेंगे, मार्केट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि यार मार्केट में लाइक वो एक बर्गर वाले को करेंगे विजिट, दूसरे करेंगे बर्गर वाले को विजिट, उनसे पूछेंगे कि तुम प्रॉफिट कैसे चार्ज करते हो, वो कह देंगे कि सर हम तो जो हमारी प्रॉफिट होता है वो हम कॉस्ट का 40% लेते हैं। तो सिंपल वो लेंगे, मार्केट से इंफॉर्मेशन लेंगे और कह देंगे जी हम तो अपनी कॉस्ट का 40% जो है वो प्रॉफिट चार्ज कर रहे होते हैं। इसका मतलब कॉस्ट होगी 100, 40% ये, और सेल प्राइस जो होगी 140% होगी। वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो एक इस तरह की रेशियोज, इस तरह का क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। जब ये ABC फूड वाला उसको अपना जवाब दाखिल ना करवा पाया, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दे पाएगा, तो कहेंगे भाई हमें अपनी सेल्स का रिकॉर्ड दो। जब वो आपको अपनी सेल्स का रिकॉर्ड देंगे तो वो इस सेल के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपके क्या कर लेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह खुद से डिटरमिन कर देंगे। आप रिकॉर्ड ना दें लेकिन वो फिर आपके खुद से डिटरमिन करेंगे। इसे हम कहते हैं बेंचमार्क रेशियोज में से उनके एक्सपेंसेस या उनकी इनकम वगैरह को डिटरमिन करना। जैसे उसने एक्सप्लेन किया है, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज क्या होती हैं, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज मीन स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर्स रेशियो। जो बिजनेस सेक्टर्स के स्टैंडर्ड रेशियोज होते हैं उन्हें हम सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज कहते हैं। ये क्या होती हैं, दीज रेशियोज आर नोटिफाइड बाय द बोर्ड, इनको बोर्ड नोटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस पे, जो उसने केसेस होते हैं कंपैरेटिव केसेस उसमें डेवलप की होती हैं, और ये बताता है इस सेक्टर की रेशो ये है, इस सेक्टर की रेशो ये है। अगर ये बिजनेस है इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की सेल्स के साथ इतनी रेशो में होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस रेशो में होती है, जो पे रोल्स हैं वो इस रेशो में होते हैं, ये एक्सपेंसेस इस रेशो में होते हैं, तो वो उन्होंने पूरा एक रेशो का चार्ट डिटरमिन किया होता है। अब इसमें फाइनेंशियल रेशोज की साबित होती हैं, प्रोडक्शन रेशो, GP रेशो, NP रेशो, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो, या कोई भी ऐसी रेशो जो किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल हो रही होती हैं वो हमें बोर्ड ने क्या कर दी होती हैं, प्रिस्क्राइब कर रही होती है। मतलब अगर आप किसी बंदे से पूछते हैं तुम्हारा नेट प्रॉफिट क्या आया, कहता है मुझे पता नहीं, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, मेरे पास सेल्स का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो वो इन रेशोज की मदद से क्या करेगा, आपका नेट प्रॉफिट निकाल देगा। वो इन रेशियोज की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, वो इन रेशियोज की वजह से क्या कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज जो होती हैं वो अप्लाई करके आपकी ऑडिट की प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट हो जाती हैं। और ये कब रेशियोज वगैरह अप्लाई की जाती हैं, जब अपना आप रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिट नहीं कर पाते, आपका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट्स वगैरह को जस्टिफाई नहीं कर पाते, फिर ये रेशियोज की मदद से आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट की जाती है।
उसके बाद फर्दर अगर प्रोसीड्स करना हो तो क्या किया जाएगा कि आफ्टर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन के पर्सन्स का रिकॉर्ड लेने के बाद द कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स, वो उसके इनकम टैक्स अफेयर का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द कमिश्नर में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी आफ्टर obtaining taxpayers explanation on all the issues raised in an audit issues an audit report containing audit observations and finding, कि ऑडिट कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, वो टैक्स पेयर की एक्सप्लेनेशन लेगा, जो इश्यूज वगैरह रेज किए थे उसके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो सबमिट कर देगा। आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट, जो उसने पहले असेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसको अमेंड कर देगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू टैक्स पेयर, लेकिन पहले टैक्स पेयर को मौका देगा कि आपका ऑडिट हुआ है, ये ऑडिट की फाइंडिंग था, ये आपकी असेसमेंट थी, अब हम इसको मॉडिफाई करने लगे हैं, तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। The fact that a person has been audited in a year shall not preclude the person from being audited again in the next and following years where there are reasonable grounds for such audits. एक चीज याद रखिएगा कि ये कतई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी बंदे का ऑडिट हो जाए एक साल में तो उसका बाद में ऑडिट नहीं हो सकता, या किसी बंदे का अब ऑडिट हो गया तो फ्यूचर में उसका ऑडिट नहीं हो सकता। किसी बंदे का ऑडिट हो जाए उसका बाद में भी ऑडिट हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, उसके बाद भी ऑडिट हो सकता है। अगर टैक्स वालों को शक हो कि स्टिल बंदा सही काम नहीं कर रहा तो वो उसका ऑडिट वगैरह कर सकते हैं। और जो बोर्ड होता है वो खुद भी ऑडिट कर सकता है, और द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर, वो फर्म्स वगैरह को हायर करके आपका ऑडिट करवा सकता है। या किसी भी क्लास ऑफ पर्सनस को जो ऑडिट के स्कोप में आते हैं, जो स्कोप डिटर्मिन कमिश्नर ने किया हुआ है, उनको हायर करके क्या कर सकता है, केस टू केस बेसिस के ऊपर हायर करके आपकी ऑडिट वगैरह की प्रोसीडिंग्स करवा सकता है। उसके बाद जो बोर्ड है वो ऑडिट्स की प्रोसीडिंग्स किसी फर्म से या किसी स्पेसिफाइड पर्सन से करवाने की बजाय वो आपके जो स्पेसिफाइड ऑडिट पैनल्स वगैरह जो हैं वो भी क्या कर सकता है, वो बना कर सकता है। मतलब आपको ऑडिट पैनल्स वगैरह में क्या कर सकता है, वो ऑडिट पैनल में आपको भेज सकता है। अब स्पेशल ऑडिट पैनल क्या होते हैं उनको देखते हैं। स्पेशल ऑडिट पैनल मतलब आपको आपके लिए कोई फर्म हायर करना या कोई कमिश्नर लगाना, इस तरह काम करने की बजाय आपका केस ही उठा के किसी पैनल के हवाले कर दिया जाएगा। अब वो क्या होता है, द बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल एज में बी नेसेसरी, जो उनको लगे लाजमी वो उतने ऑडिट पैनल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जो आपका ऑडिट वगैरह करेंगे, जिसमें फोरेंसिक ऑडिट वगैरह भी शामिल होता है, जो आपके इनकम टैक्स अफेयर का या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का कर सकते हैं। और जो इन स्पेशल ऑडिट पैनल का स्कोप होगा कि दायरा कार क्या है, वो कौन डिटर्मिन करेगा, वो बोर्ड या जो कमिश्नर होगा वो डिटर्मिन करेगा, और केस टू केस बेसिस के ऊपर दायरा कार डिटर्मिन किया जाता है। अब यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल, इसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल, कंपोजिशन ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। अब ये जो कंपोजिशन है ये पेपर में आपको आ सकती है। कहते हैं द पैनल शैल कंप्राइज ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, उसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। किस किस के, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ फॉर्म ऑफ सीएमए, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड डायरेक्ट करे, वो क्या हो सकते हैं, वो स्पेशल ऑडिट पैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो ये कंपोजिशन के ऊपर 1 नंबर का सवाल पेपर में आपको आ सकता है। तो कौन कौन होंगे, 2 या उससे ज्यादा मेंबर। एक तो होगा इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो सकती है, सीएमएस फर्म हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड डायरेक्ट कर दे वो स्पेशल ऑडिट पैनल्स का मेंबर बन सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपने याद रखनी है कि जो पैनल होगा स्पेशल ऑडिट पैनल, इसका जो चेयरमैन होगा या जो हेड होगा वो कौन होगा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के। हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो होगा वो इस स्पेशल ऑडिट पैनल का चेयरमैन होगा या हेड होगा। अब वो क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टेड ओनली शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हु आर मेंबर्स और मेंबर ऑफ पैनल एंड ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, कि इस स्पेशल ऑडिट पैनल का जो चेयरमैन होगा वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए चेयरमैन होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसने ये पैनल की ये ऑडिट प्रोसीडिंग करनी है। सिर्फ सिलेक्टिव ऑडिट प्रोसीडिंग या सिलेक्टिव केस के लिए उस पैनल का चेयरमैन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को बनाया जाएगा और उसको ऑथराइज किया जाएगा कि तुम ये प्रोसीडिंग कर सकते हो।
Functions performed by officer or officers of Inland Revenue as member of special audit panel to conduct audit shall be treated as having been performed by special audit panel. कि जो उस पैनल के मेंबर्स होंगे या जो ऑफिसर्स होंगे ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के, अगर वो कोई फंक्शंस कोई काम वगैरह करेंगे तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो काम स्पेशल ऑडिट पैनल ने किया है। और जो बोर्ड है इट मे प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। जो बोर्ड है वो इस पैनल का मोड क्या होना चाहिए, कैसे बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह से काम करेगा, वो सारा का सारा क्या कर देगा, बोर्ड भी स्पेसिफाई कर देगा। तो ये बात थी हमारी स्पेशल ऑडिट पैनल की। स्पेशल ऑडिट पैनल क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है वो हमने देखी। तो यहाँ पे सारी बात हमारी ऑडिट की ख़त्म होती है कि ऑडिट क्या है, किस तरह से किया जाता है, ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं और स्पेशल ऑडिट पैनल की वर्किंग वगैरह किस तरह होती है। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब इसके सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स जो होंगे वो आपने करने हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर मोर ईजियर एंड ईजियर फॉर यू। इस पर सिंपल जब आप स्लाइड्स वगैरह पढ़ रही हो तो स्लाइड्स की जो हेडिंग है उनको फोकस कीजिएगा, बिकॉज ये प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जो आपका एग्जाम में आ रहे होते हैं इन्हीं नेचर में। तो कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।